एक कन्नौज नाम के शहर में एक छोटा सा कस्बा था, जिसमें पूजा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पूजा की माँ का नाम सरस्वती था और पिता का नाम संजीव। दोनों पति पत्नी की केवल एक ही संतान थी, पूजा। पूजा के माँ बाप ने पूजा को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। पूजा की एक बहुत गंदी आदत थी, वो अक्सर मिट्टी खाया करती थी। पूजा जब 5 वर्ष की थी तब से उसने मिट्टी खाना शुरू कर दिया था। एक बार पूजा बाहर खेलते हुए गमले में से मिट्टी निकाल कर खाने लग जाती है। तभी सरस्वती की नजर पूजा के ऊपर जाती है। पूजा, ओ पूजा, ये तुम क्या कर रही हो? इधर आओ और मुझे दिखाओ। अपनी माँ के आने का पता पूजा को नहीं चलता और मिट्टी उसके मुंह में ही रह जाती है। पूजा डरते हुए अपनी माँ के पास जाती है। कुछ नहीं माँ, मेरे मुंह में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं खा रही हूँ। अच्छा, मुझसे झूठ बोल रही हो? चलो, कुछ नहीं खा रही हो तो अपना मुंह खोलकर दिखाओ, अभी पता चल जाएगा मुझे। चलो जल्दी से मुंह खोलो। सरस्वती बहुत देर तक पूजा को मुंह खोलने के लिए कहती है। मुंह दिखाने के चक्कर में पूजा अपने मुंह की सारी मिट्टी अपने गले से अंदर ले जाती है और अपनी माँ को मुंह खोलकर दिखाने लगती है। अच्छा, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, देखो तुम्हारे मुंह में मिट्टी लगे हुए हैं। बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मिट्टी मत खाया करो, मिट्टी खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं और इससे तुम्हारे पेट में बहुत जोर से दर्द होगा। चलो जल्दी से मुंह धो लो। लाड प्यार के कारण सरस्वती पूजा को ज्यादा कुछ नहीं कहती और वो अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। पूजा के पिता संजीव शहर में काम करने जाते थे, इसलिए वो घर में कम रहते थे। पूजा पूरा दिन अपनी माँ के साथ रहती थी। पूजा बड़ी हो गई थी और वो स्कूल पढ़ने जाती थी। स्कूल में पूजा को जहाँ भी चौक दिखाई देती वो उसे चुपके से खाने लग जाती थी। एक दिन पूजा को स्कूल में चौक मिल जाती है और वो रास्ते में चौक खाते खाते घर आ रही होती है। घर पहुंचकर पूजा अपना मुंह साफ करना भूल जाती है और वो अपनी माँ के पास जाती है। देखो माँ, मैं स्कूल से आ गई हूँ। माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? अच्छा, मेरी प्यारी बेटिया आ गई है, इधर तो आना जरा। ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा हुआ है? पूजा की माँ पूजा के मुंह पर चौक के निशान देखकर समझ जाती है कि उसने चौक खाई है। बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मिट्टी खाना बहुत बुरी बात होती है। आज तुमने फिर से मिट्टी खाई है ना? नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अच्छा, तो तुम अपनी माँ से झूठ बोल रही हो। जाओ, जाकर शीशे में देखो, तुम्हारे मुंह पर चौक लगी हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम स्कूल पढ़ने जाती हो या चौक खाने। पूजा अपना मुंह देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? अब मुझे और ध्यान रखना होगा। अगर माँ को दोबारा से पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। चलो, अब जल्दी से मुंह साफ कर लेती हूँ। इस तरह पूजा की मिट्टी खाने की आदत बढ़ती जा रही थी। पूजा स्कूल से आते वक्त स्कूल से चौक ले आया करती थी। चौक ना मिलने पर पूजा दुकान से चौक खरीद लिया करती थी और फिर उसे बैग में रख ले आती थी और पढ़ाई करते समय अकेले बैठकर कमरे में खाती रहती थी। चौक खाते खाते पूजा का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था और ज्यादा चौक खाने की वजह से पूजा को अब भूख भी नहीं लगती थी। शाम का समय हो गया था और पूजा और उसकी माँ दोनों खाने की टेबल पर बैठकर बातें करते हैं। हे भगवान, अपनी माँ को कैसे बताऊं कि मुझे तो भूख ही नहीं लग रही। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो माँ को लगेगा कि मैंने कुछ और खा लिया है। मेरा पेट बहुत भरा है, अब मैं कैसे कहूँ? बेटा, खाना खाना शुरू करो, देखो खाना ठंडा हो रहा है। वो दरअसल बात ये है कि आज मुझे भूख नहीं लग रही। आप खाना खा लीजिए, मुझे नहीं खाना। अच्छा, ऐसा क्या खा लिया तुमने जो तुम्हें भूख नहीं लग रही है? जरा मुझे भी तो बताओ। वो माँ, स्कूल से आते वक्त मैंने रास्ते में छोले भटूरे खरीद लिए थे और वही खा लिए थे, इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप खाना खा लीजिए। इतना कहकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में से वो अपने बैग में चौक निकालकर बैठकर खाने लगती है।
पूजा पूरा दिन चौक खाती और उसी से अपना पेट भरती थी, जिस वजह से पूजा अब कम खाना खाती थी। इसी तरह समय बीतता जा रहा था और एक दिन शाम के समय पूजा के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। पूजा ने अपनी माँ से छुपकर बहुत सारी मिट्टी खा ली थी। पूजा अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आ जाती है। माँ, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी तुमने आज खाना भी नहीं खाया है। रुको, मैं अभी फोन करके एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर पूजा का चेकअप करते हैं। अब डॉक्टर को पता चलता है कि पूजा की मिट्टी खाने के कारण उसके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर उसका इलाज कर देते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बेटी को? देखो मैडम, आपको अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। आपकी बेटी बहुत ज्यादा मिट्टी खाती है, जिसकी वजह से उसके पेट में कीड़े हो गए हैं और उसके पेट में दर्द हो रहा है। मेरी सलाह लीजिए, मैं तो दवाई दे रहा हूँ। मेरी सलाह लीजिए, मैं जो दवाई दे रहा हूँ उसे वो समय पर खिला दीजिएगा और उसे मिट्टी से दूर रखिएगा, वो ठीक हो जाएगी। जब सरस्वती को ये बात पता चलती है कि ये सब मिट्टी खाने की वजह से हुआ है, तो वो पूजा पर बहुत गुस्सा करती है और वो अब पूजा पर नजर बनाए रखती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। अरे, मुझे चौक और मिट्टी खाने का मौका नहीं मिल पा रहा। तभी एक दिन पूजा बाजार सब्जी लेने के लिए जाती है। वो बाजार से अलग से एक पैकेट स्लेटी भी खरीद लेती है और उसे खाकर घर चली आती है। इतनी देर लगा दी बाजार से सब्जियां लाने में, 2 सब्जी लानी थी, 2 घंटे लगा दिए। माँ, आप ही तो कहती है ना कि हमें हमेशा सब्जियां मोल भाव करके खरीदनी चाहिए। मैंने पहले पूरे बाजार में सब्जी का मोल भाव किया और उसके बाद ही सब्जी खरीदी है। अब आप ही बताइए कि इसमें टाइम नहीं लगता है? अच्छा, हाँ ठीक है ना, मुझे सब्जियां दे, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसी तरह पूजा छुप छुप कर किसी न किसी बहाने से दुकान से मिट्टी खरीद कर खा लिया करती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। पूजा को जब भी पेट में दर्द होता था तो वो घर में किसी से नहीं कहती थी और वो अपने आप दवाई लेकर ठीक हो जाती थी। परंतु ठीक होने के बाद वो फिर से मिट्टी खाने लगती थी। इसी तरह मिट्टी खाना अब उसकी आदत सी बन गई थी, जो वो खुद भी नहीं छोड़ पा रही थी। पूजा के स्कूल की पढ़ाई भी खत्म हो गई थी और अब पूजा बड़ी हो गई थी, परंतु पूजा की मिट्टी खाने की आदत अभी भी नहीं गई थी। एक दिन पूजा के पेट में दर्द होने लगता है और उसके पास दवाई भी नहीं होती। पूजा घर से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो अपने दोस्त को फोन करती है। हेलो ज्योति, सुन, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तो तू क्या मेरे लिए डॉक्टर से दवाई ले आएगी? मुझे अभी इसी वक्त दवाई चाहिए। पूजा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मिट्टी खाना बंद कर दे, तेरे पेट में पथरी हो जाएगी, पर तुझे तो समझ ही नहीं आता। रुक, मैं आती हूँ दवाई लेकर। पूजा की दोस्त ज्योति दवाई लेकर घर आ जाती है और वो पूजा की मम्मी से छुपकर पूजा को दवाई दे देती है। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए ज्योति पूजा के घर पर ही रुक जाती है और दोनों एक साथ सो जाती है। दवाई खाने के बाद पूजा को थोड़ा आराम मिल जाता है, परंतु 24 घंटे होते ही पूजा के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है और अब पूजा से दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर पूजा की माँ उसके कमरे में आती है और उसकी दोस्त ज्योति फोन करके एम्बुलेंस को बुला लेती है। एम्बुलेंस अस्पताल लेकर पहुंच जाती है। अस्पताल में पूजा के पेट का एक्सरे होता है और जिसमें पता चलता है कि पूजा की मिट्टी खाने के कारण पेट की आंत जम गई है, जिस वजह से अब पूजा के पेट का ऑपरेशन करना होगा। ये सुनकर घबराई हुई उसकी माँ कहती है, पूजा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू मिट्टी खाना छोड़ दे, परंतु तूने मेरी आज तक नहीं सुनी। बेटी, तू मेरी इकलौती संतान है, अब इस दुनिया में नहीं रहेगी तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगी? जब मैं छोटी थी तब मैंने अपनी बहन को गवा दिया था, जिसकी मृत्यु मिट्टी खाने की वजह से ही हुई थी। मैं नहीं चाहती कि अब मैं अपनी बेटी को भी गवा दूं।
बेटी, तुझे मेरी कसम है, अब तू कभी मिट्टी नहीं खाएगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद मिट्टी कभी नहीं खाऊंगी। इसके बाद पूजा का इलाज चलता है और उसके बाद पूजा बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी दवाई लेकर अपने घर आ जाते हैं और अब पूजा कभी मिट्टी नहीं खाती है और दोनों माँ बेटी हंसी खुशी से रहने लगती है। ऊपर बादलों में बहुत सारी परियां रहती थी। वहाँ पर आज बहुत ही अच्छा दिन था। बादलों में नन्ही नन्ही परियां खेल रही थी और सभी बाकी परियां ऊपर से पृथ्वी लोक की हलचल देख रही थी। वहीं बादलों में एक छोटा सा घर था जहाँ पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में बाल परी ने अभी अभी सिंड्रेला परी को जन्म दिया था, परंतु वो अभी इतनी खुश नहीं थी जितना उन्हें होना चाहिए था। क्या सच में हमें अपना बच्चा देना पड़ेगा? हाँ, हमें अपना बच्चा देना ही होगा। हमने दुष्ट चुड़ैल से वादा किया था और हमें ये वादा पूरा करना होगा। चुड़ैल माया बहुत ही दुष्ट जादूगरनी थी। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों का फायदा उठाती थी और उनके साथ बड़े बड़े सौदे किया करती थी, तब जाकर उनकी मदद करती थी। चुड़ैल माया के पास हर चीज का तोड़ था। ऐसी ही एक दिन सिंड्रेला के पिता को कुछ पैसों की जरूरत थी, तब जादूगरनी माया ने उसकी मदद की थी। तब जादूगरनी माया ने सिंड्रेला के पिता से एक सौदा किया था कि जैसे ही वो अपने घर जाएगा, उसे जो भी वस्तु पीले रंग के कपड़ों में लिपटी हुई होगी वो उसे देनी होगी। जब सिंड्रेला के पिता अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखता है कि सिंड्रेला एक पीले कपड़े में लिपटे हुए थी और बाल परी के हाथों में थी। ये देख सिंड्रेला के पिता हैरान हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये देखकर सिंड्रेला के पिता को लगता है कि अब सिंड्रेला को जादूगरनी माया को देना होगा, पर उस समय चुड़ैल माया किसी दौरे पर गई हुई थी। तभी मौके का फायदा उठाते हुए बाल परी सिंड्रेला परी को अपने से अलग होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो सिंड्रेला परी को पृथ्वीलोक पर एक गांव के राजा हरीश को दान करते हुए कहती है, राजा हरीश, हम जानते हैं कि आपको एक बेटी की बहुत चाहत है, इसलिए मैं आपको अपनी ये बेटी सौंपते हुए कहती हूँ कि आज से ये बेटी आपकी है और हमने आपके इस महल को सुरक्षा कवच से ढक दिया है। ध्यान रहे कि राजकुमारी सिंड्रेला महल से बाहर ना निकले, नहीं तो इसको खतरा हो सकता है। राजा हरीश बाल परी की बात मान लेते हैं और वो सिंड्रेला को अपना लेते हैं, जो बादलों की एक परी होती है और अब वो पृथ्वीलोक की एक राजकुमारी बन गई थी और वो एक बहुत ही सुंदर, समझदार, ईमानदार और होशियार लड़की बन गई थी। सिंड्रेला अपने खुद के नए नए खेल बनाया करती थी और वो अपने दोस्तों के साथ महल के बगीचे में खेला करती थी। उन सभी दोस्तों में से सिंड्रेला का एक दोस्त भी था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन नौजवान लड़का था जो महल के बगीचे का ध्यान रखता था और वो एक माली का बेटा था। एक दिन राजकुमारी सिंड्रेला आर्यन के साथ खेल रही थी। आर्यन, देखो, राजकुमारी महल में फंसी हुई है और तुम्हें उसे बचाना होगा। नहीं, मैं राजकुमारी को नहीं बचाऊंगा। अगर मैं राजकुमारी की हमेशा सहायता करूंगा तो राजकुमारी मुझ पर निर्भर हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी खुद ही मुसीबत का सामना करे। परंतु मेरे पिता ने तो कहा है कि राजकुमारी को बचाता है। लेकिन मैं एक राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक बगीचे के माली का बेटा हूँ और मुझे और भी ढेर सारे काम हैं। मुझे बगीचे में गुलाब के पौधे लगाने हैं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गई तो तुम मुझे बचाने नहीं आओगे? ओ मिस ड्रामा क्वीन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपना ध्यान रखा करो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि रात के समय छत पर मत जाया करो, और वो भी बिना शॉल के। तुम चाहती हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सर्दी कितनी जल्दी लग जाती है। चुप करो तुम और जाओ जाकर अपने गुलाब के पौधे लगाओ। इतना बातें करके आर्यन वहाँ से चला जाता है और राजकुमारी भी महल में वापस आ जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और अब राजकुमारी एक बार फिर से शाम के समय छत पर जाती है। तभी राजकुमारी को मदद के लिए एक आवाज सुनाई देती है, कोई तो मुझे बचा लो, कितनी ठंड है, यहाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो इस ठंड में जम ही जाऊंगी। क्या कोई है
जो उस बुढ़िया की मदद कर सके। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे पहरेदारों को बुलाना होगा। लगता है पहरेदारों के आने से पहले इस बुढ़िया को कुछ हो ना जाए। मुझे अभी बुढ़िया के पास जाना होगा। अब राजकुमारी सिंड्रेला अपने पिता की बातों का उल्लंघन करते हुए महल को पार कर लेती है और जंगल में चली जाती है। सुबह हो जाती है। राजमहल में राजकुमारी किसी को कहीं नजर नहीं आती। तभी सैनिकों को राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेजा जाता है, परंतु वो कहीं नहीं मिलती और अब पूरे 2 दिन बीत गए थे और आखिर में अब महल में एक दस्तक होती है। बालपरी महल में प्रकट होती है। मैं सब जानती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। चुड़ैल माया ने सिंड्रेला को महल से बाहर बुलाने के लिए क्या क्या किया है। वो जानती थी कि सिंड्रेला बहुत दयालु है, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाकर सिंड्रेला के आसपास कोई नहीं था तब उसने सिंड्रेला को अपने पास बुलाया। और मैं जानती हूँ चुड़ैल माया से सिंड्रेला को किस तरह बचाना है। मेरे पास एक प्लान है। हमें राजकुमारी को बचाने के लिए कुछ राजकुमारों की आवश्यकता होगी। मैं उन्हें अपने जादू से रूप बदलने का वरदान दूंगी। राजकुमार की बहादुरी और मेरी वरदान से हम सिंड्रेला को बचा सकेंगे और उस दुष्ट चुड़ैल माया को हरा सकेंगे। और इस तरह ये ऐलान किया गया कि ताकतवर राजकुमारों को बुलाया जाए जो बहुत शक्तिशाली हो। तभी पड़ोस के राजा के राजकुमारों में से केवल 2 ही राजकुमार सामने आए। मुझे तुम दोनों राजकुमारों पर पूरा विश्वास है कि तुम दोनों मेरी बेटी को जरूर वापस लेकर आओगे। हाँ, हम राजकुमारी सिंड्रेला को जरूर वापस लेकर आएंगे, परंतु हमें बताया गया था कि हमें कोई वरदान मिलने वाला है। वो वरदान क्या है? तभी बालपरी दोनों राजकुमारों को बताती है कि वो उन्हें रूप बदलने का वरदान देगी जो राजकुमारी सिंड्रेला को बचाने में मददगार होगा। इसके बाद राजकुमार बालपरी के साथ राजकुमारी सिंड्रेला को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत दिनों तक वो जंगल में राजकुमारी को इधर उधर ढूंढते हैं और सफर करते हैं। कुछ दिनों बाद वो लोग चुड़ैल माया के महल के बाहर पहुंच जाते हैं। देखो राजकुमारों, अब हमारी मंजिल हमारे सामने है। अब मैं तुम्हें रूप बदलने का वरदान देती हूँ, तब तुम राजकुमारी को बचाकर लेकर आ सकते हो और जैसे ही राजकुमारी सिंड्रेला तुम्हें छुएगी तुम वापस अपने रूप में आ जाओगे। बालपरी दोनों राजकुमारों को पूरा प्लान समझा रही थी। तभी उन्हें महल में से कुछ आवाज आती है। तभी दुष्ट चुड़ैल माया जमीन पर गिरती है। हेलो दोस्तों, तुम लोग मुझे छुड़ाने के लिए आए थे, पर लगता है तुम्हें बहुत देर हो गई है। इस चुड़ैल ने तो मुझे हल्के में ले लिया था। मुझे मेरे दोस्त आर्यन ने ये सिखाया था कि राजकुमारी को अपना बचाव खुद करना चाहिए, इसलिए मैंने हमेशा महल में रहकर तलवारबाजी सीखी और देखो आज वो हुनर मेरे काम आ गया और देखो मैंने दुष्ट चुड़ैल को हरा दिया। अब तुम लोग इस चुड़ैल को बंदी बना लो और इसे महल ले चलो। हम इसे कारावास की सजा देंगे। अरे वाह राजकुमारी, आप तो बहुत ही बहादुर हैं। हमने केवल आपके बारे में सुना ही था और आज देख भी लिया। आप एक राजकुमारी बनने की योग्य हैं। इसके बाद राजकुमारी दोनों राजकुमारों के साथ दुष्ट चुड़ैल को बांधकर महल में ले जाती है और राजा चुड़ैल को कारावास की सजा दे देते हैं। वाह राजकुमारी, आपके बारे में ये सारी बातें सुनकर तो आज मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा है। मुझे आपको अपनी बेटी कहते हुए नाज है। मैं जानता हूँ ये सब आर्यन की बदौलत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और आर्यन का विवाह हो जाए। पिताजी, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए कि मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जिसे तलवार चलानी भी ना आती हो। राजकुमार आर्यन वहाँ पर खड़ा होता है और वो ये सब देखकर बहुत हंस रहा होता है। राजकुमार राजकुमारी से लड़ना नहीं चाहता था और वो वहाँ खड़ा हुआ मुस्कुराता रहता है। और उसके बाद राजकुमार आर्यन और राजकुमारी सिंड्रेला का विवाह हो जाता है और दोनों अपने प्रजा के साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।